हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज के इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। ये है हमारा वीडियो नंबर 3। इससे पहले भी सॉल्यूशंस जुड़ा दो वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में, और साथ ही साथ जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या था राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ का मतलब ये होता है कि जो भी दो वोलेटाइल लिक्विड को मिला रहे हैं हम लोग, दो या दो से अधिक वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हैं, तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो होता है किसके बराबर? प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। ठीक, तो जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलेंगे आइडल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को नहीं मानता है उसको बोलते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा? जैसे सपोज करो एक लिक्विड है ए, तो इसमें क्या होगा? इसमें सारे जो है ए के पार्टिकल्स होंगे, सारे जो है ए के कण इसमें हैं। ठीक है, दूसरा लिक्विड है बी, इसमें सारे जो है बी के कण होंगे। ये प्योर लिक्विड हो गया पूरा। ए जो ये प्योर, जैसे मान लो पानी है, अकेला पानी, ये पूरा अल्कोहल है, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरे ए के पार्टिकल्स बी के पार्टिकल्स। अब दोनों को जब आप मिला दोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि उसमें ए के भी पार्टिकल्स होंगे और उसमें बी के भी पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ये चीज है। तो अब दोनों को मिला रहे हैं। अब मान लो ये हमने ले लिया था 100 ml, ये भी था 100 ml। अब दोनों को मिलाएंगे और एक साथ मिला दिया तो कितना होना चाहिए? तो यहां पे हमको देखने को मिलता है 200 ml। तो अगर जो जितना वॉल्यूम हमने शुरुआत में लिया था, मिलाने के बाद उतना ही वॉल्यूम हमको दिख रहा है, तब इसको कहेंगे हम आइडल सॉल्यूशन। तो आइडल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो कितना होना चाहिए? 0। मतलब जब मिला रहे हैं तो हमें वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। रिएक्टेंट साइड कितना है? 100 और 100 200 ml, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 200 ml। तो वॉल्यूम में चेंज 0, डेल्टा का मतलब चेंज, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जा रहा है। इसी तरीके से इसके पास जो पार्टिकल्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तो इसमें कुछ इंटरनल एनर्जी होगी जिसको एंथैल्पी कहते हैं, एनर्जी को। तो इसके पास अपना एंथैल्पी है, इसके पास भी अपने एनर्जी है। दोनों को जब मिला रहे हैं तो इसमें भी कुछ एनर्जी बनेगा। जितना एनर्जी रिएक्टेंट साइड है उतना ही एनर्जी अगर प्रोडक्ट साइड भी देखने को मिल जाता है, तब हम इसको बोलेंगे क्या कि जो चेंज इन एनर्जी है वो कितना होगा? 0। मान लो यहाँ पे भी 10 जूल और दोनों को मिलाने में भी 10 जूल है, तो 10 - 10 0 हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो भी कितना हो जाता है? 0। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसको मिलाते हैं उसमें वॉल्यूम का बदलाव हमें 0 देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एनर्जी का बदलाव भी अगर 0 देखने को मिलता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे हम मिला रहे हैं, मिलाने के बाद हो सकता है वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ी आ जाए, जैसे कि 100 और 100 मिलाया, वॉल्यूम आपको मिल जाए 180 ही, तो 20 ml कम हो गया। तो इस तरीके से तो वॉल्यूम में बदलाव हमें जो है देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एनर्जी में बदलाव देखने को मिलता है। तो आइडल सॉल्यूशन क्या हो गया? तो आइडल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडल सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है वैसा सॉल्यूशन जो कि फॉलो करता है राउल्ट्स लॉ। हर एक टेम्परेचर कंडीशन पे जो है ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो इसको आइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसके लिए दो चीजें क्या होती हैं कि जो वॉल्यूम होता है मिक्सिंग का, मिलाने पे जो वॉल्यूम का बदलाव आएगा वो कितना होना चाहिए? 0। इसी तरीके से मिलाने पे जो एंथैल्पी का बदलाव आता है, एनर्जी का बदलाव होता है, वो भी कितना होना चाहिए? 0। जैसे कि अगर बात किया जाए तो ज्यादातर जो सोल्यूशन होते हैं वो आइडल होते ही नहीं है, ज्यादातर नॉन आइडल होते हैं, लेकिन कुछ एक आध हैं। जैसे कि बात किया जाए क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, दोनों को मिलाएंगे तो ये हमें आइडल सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा जो है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन,
ये भी जो है हमको आइडियल सोल्यूशन देगा। तो ज्यादातर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। हाँ, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो आइडियली बिहेव करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ये आइडियल बिहेव करता है। बेंजीन, टोलुइन, ये भी आइडियल बिहेव करता है। एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, ये भी आइडियल बिहेव करता है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो हो गया जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है हर एक टेम्परेचर कंडीशन में, और साथ ही साथ दो लिक्विड को मिलाने पे अगर वॉल्यूम में बदलाव देखने को नहीं मिलता है तो आइडियल है, और साथ ही साथ एनर्जी में भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है तो भी आइडियल है। तो दोनों को मिलाने में वॉल्यूम में बदलाव नहीं आना चाहिए और एनर्जी में बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर इधर 200 ml है तो प्रोडक्ट साइड भी 200 ml, तो वॉल्यूम बदलाव कितना होगा, 200 माइनस 200 शून्य। इसी तरीके से अगर यहाँ 20 जूल है तो यहाँ भी 20 जूल, तो एनर्जी को माइनस करेंगे 20 में से 20 शून्य। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और साथ ही साथ जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों ही शून्य होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए। उसके बाद बात करें अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है ये 0 के बराबर नहीं आएगा, और साथ ही जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन which do not obey राउल्स लॉ। तो वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दो चीजों को जब मिलाएंगे, दो लिक्विड्स को मिलाएंगे तो वॉल्यूम हमको 0 नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दो लिक्विड्स को जब मिला रहे हैं तो एनर्जी का जो बदलाव है ये भी 0 देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि सपोज करो एक लिक्विड हमारा ए है, फिर से ये है लिक्विड ए, इसमें मिला दिया हमने क्या, लिक्विड बी। ओके, ये था 100 ml और ये भी है 100 ml। दोनों को मिला रहे हैं, हमें मिलेगा सोल्यूशन। ये प्योर लिक्विड है और दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिल रहा है सोल्यूशन। दोनों से मिलाया तो ये सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन देखो 100 और 100 मिला है तो कायदे से कितना होना चाहिए, 200 ml होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है या तो 180 हो जाए या फिर हो सकता है 210 हो जाए, मतलब 200 के बराबर 200 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो वॉल्यूम में जो है हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे इधर हो गया 200 ml, लेकिन इधर एग्जैक्ट 200 नहीं मिल रहा है, 200 के अलावा कुछ ऊपर नीचे मिल सकता है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और साथ ही साथ दो लिक्विड को मिलाने पर हमें जो है वॉल्यूम का चेंज में कुछ अंतर देखने को मिलता है, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये दो तरीके का होता है। सॉल्यूशंस दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है वैसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं और वैसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का हो सकता है, एक हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन और एक हो जाता है नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करें वो किसके अनुसार बात कर रहे हैं, तो वो हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के अनुसार। मतलब क्या है कि दो लिक्विड है तो दोनों लिक्विड को जब बॉईल करते हैं तो दोनों अलग अलग है, वो अपना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये अपना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो दोनों लिक्विड्स के अपने अपने वेपर प्रेशर है। अब दोनों को जब मिला दिया गया तो मिलाने पे जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ रहा है। तो अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है प्योर लिक्विड्स के मुकाबले तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है प्योर लिक्विड्स के मुकाबले तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो कब वेपर प्रेशर बढ़ेगा कब वेपर प्रेशर घटेगा उसकी तरफ बात करते हैं। जैसे सपोज करिए अगेन दो लिक्विड है, ये है लिक्विड ए, ठीक है। तो लिक्विड ए में क्या होगा, पार्टिकल्स होगा, छोटे पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। तो इसके बीच में हमें एक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बीच में हमें एक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, उस इंटरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर है ए इंटरेक्शन, मतलब जो सॉल्यूट है उसका इंटरेक्शन है, ठीक है।
इसी को मिला रहे हैं हम लोग किसमें, इसको हमने मिला दिया एक दूसरे लिक्विड या सब्सटेंस में जो कि है बी, और यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, बी के। तो ये भी बी है, ये भी बी है, तो यहाँ पे जो हमें इंटरेक्शन देखने को मिलेगा वो कैसा इंटरेक्शन है, तो ये है बी और बी के बीच का इंटरेक्शन। तो ए और ए पार्टिकल के बीच में कुछ इंटरेक्शन है, बी और बी पार्टिकल्स के बीच में अपना इंटरेक्शन, दोनों अलग अलग है। अब दोनों को क्या किया हमने, दोनों को मिला दिया। तो मिला रहे हैं तो क्या होगा, कहीं ए कहीं बी पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो इंटरैक्शन डेवलप होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, वो किसके बीच में होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा ए और बी के बीच में। तो लिक्विड ए में सिर्फ ए और ए का इंटरेक्शन है, लिक्विड बी में बी और बी का इंटरेक्शन है, लेकिन जब दोनों को मिला रहे हैं, सोल्यूशन बना दिया, तो ये सोल्यूशन हमारा ए बी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो ये सॉल्यूट है, तो यहां पर हमको कैसा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन। मान लो ये सॉल्वेंट है, तो यहां पर हमको कैसा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन। लेकिन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया तो बना सोल्यूशन, तो यहां पे इंटरेक्शन कैसा देखने को मिलेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, तब क्या होगा, तो होता ये है कि जैसे इनके बीच में अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो जब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो जब उसको हीट करेंगे तो बड़ी आसानी से वेपर बनाएगा। जब पार्टिकल्स के बीच में ए और बी के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो उसकी वजह से वो बड़ी आसानी से वेपर बनाएगा, और जितनी आसानी से वो वेपर बनाएगा उतना ही ज्यादा वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ये ज्यादा हो जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, तो उस केस में यहां पर ज्यादा वेपर बनेंगे, और जितना ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा जो है प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो इसलिए यहां पर जो है वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन हमें कब देखने को मिलता है, तो पॉजिटिव डेविएशन हमें कब देखने को मिल रहा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट is higher as compared to force of attraction between solvent in solution। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वो ज्यादा हो जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले, जब दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया गया, तो इस तरह के डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्यों होगा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डिक्रीज कर गया, इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो आसानी से वेपर प्रेशर बनाएंगे, तो इसलिए वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब पॉजिटिव डेविएशन देखने को किसमें मिलता है, जैसे कि बात करें अल्कोहल, इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब देखिए जैसे इथेनॉल है, तो इथेनॉल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है ना, जहां पे भी हमें हाइड्रोजन दिखे और तीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन इन तीनों की प्रति जो कुछ ज्यादा ही लगाव शो करता है, और इसके साथ जो एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2
OH, तो इसका H और दूसरे वाले का जो है CH3, ये हो गया CH3 CH2OH। तो इसका जो ऑक्सीजन है ना वो बगल वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस तरीके से एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते जो है इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। तो मान लो यहाँ पे ये इथेनॉल इथेनॉल है, पूरा इथेनॉल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। एसीटोन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो बॉन्ड बना किसके बीच में, इथेनॉल और एसीटोन के बीच में। ये इथेनॉल था, ये एसीटोन था, दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो किस चीज का सोल्यूशन बना, इथेनॉल और एसीटोन का सोल्यूशन बना। अब क्या होता है ना कि एसीटोन जो है वो इथेनॉल के बीच में चला गया, और जैसे ही एसीटोन इथेनॉल के बीच में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर जो है ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये सोल्यूशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। इसके अलावा एसीटोन और साथ ही साथ कार्बन डाइसल्फाइड ये भी जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ये कुछ उदाहरण हो गए पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि दो लिक्विड्स हैं, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर है, तो जब दोनों को मिलाया जा रहा है तो क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जा रहा है, तो बढ़ने को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। अब बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फिर कैसे होता है। देखिए नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन जो है ए और ए है, बी और बी है, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, दोनों को मिलाया बन गया सॉल्यूशन। तो यहां पे जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है। अगर सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है ए और बी पार्टिकल्स के बीच में, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसकी वजह से जब उसको हीट करेंगे ना तो अब हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए वेपर प्रेशर जो है घट जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो पार्टिकल अब आसानी से भाप नहीं बनाएगा, वेपर नहीं बनाएगा, और जब आसानी से वेपर नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर जो है घट गया। तो ये चीज है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में होता यह है कि जब दो लिक्विड्स को मिला रहे हैं और जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें वेपर प्रेशर घट जाता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अगर वो लेस हो जाए एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तब उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये चीज। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हमें किसमें देखने को मिलता है, तो जैसे कि एसीटोन और साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नॉर्मली जो एसीटोन एसीटोन है, ठीक है, तो एसीटोन एसीटोन में सिर्फ जो है नॉर्मल जो इंटरेक्शन होता है यही है, वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस इतना ही है। उसी तरीके से जो है क्लोरोफॉर्म में भी अपना नॉर्मल लो अट्रैक्शन है, वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला रहे हैं तो एसीटोन क्या होता है, तो एसीटोन होता है CH3COCH3, ये एसीटोन होता है, ठीक है, CH3COCH3। अब इसको जब मिलाया जा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो ये होता है CH3Cl, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसका जो ये ऑक्सीजन है ना, इसको मैं टेढ़ा करके लिखता हूँ, तो ये क्लोरोफॉर्म ये एसीटोन, इसका जो ये हाइड्रोजन है और इसका ये ऑक्सीजन है, ये दोनों ही आपस में जो है क्या करते हैं, फिर से FON, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर घट जाता है। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो गया। इसी तरीके से जो है एनिलीन
प्लस फेनॉल दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है एनिलीन और फेनॉल के बीच में, और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है घट जाएगा। तो ये चीज है, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब देखने को मिल रहा है? जब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन बढ़ जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से जो सोल्यूशन में बनाया गया है उसके मुकाबले, तो पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलता है? जब सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स है ना, अगर उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है जो रिएक्टेंट्स है उनके मुकाबले, तब उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब देखो जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ने से होगा ये कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बढ़ जाएगा। तो जो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हमको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज है, तो यहाँ पे जो है ये क्या बनाएगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं इसी में जो है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? तो एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ये बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? जिसमें सिर्फ दो ही सब्सटेंस होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जिसका कंपोजिशन जो होता है तो वैसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो चुका है। तो वैसा सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन मिलावट, जिस चीज को मिला के बनाएगा वो फिक्स हो चुका है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये दोनों चीजें जो मिलाई गई है ना वो एक ही साथ बॉईल करने लग जाता है। जैसे सपोज करो अगर नॉर्मली हम अल्कोहल और वाटर को मिलाते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। हीट करेंगे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी भाप बनाने लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तब पानी जो है अपना भाप बनाएगा। तो इस तरीके से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो अगर मिला देते हैं तो हम नॉर्मली उसको हीटिंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एजिट्रॉप्स की बात करें तो क्या होता है ना कि दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो मिलाने के बाद दोनों ही चीजों का जो बॉइलिंग पॉइंट वो सेम हो चुका है, दोनों जो है एक साथ बॉइल करने लग जाएंगे। तो इसे जब उसको हम हीट करेंगे ना तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे नॉर्मल बॉइलिंग के द्वारा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो लिक्विड्स को जब सेपरेट किया जाता है हीटिंग के द्वारा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। तो इसको जो है एजियोट्रॉप्स को जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, काहे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम सिर्फ उसी को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें बॉइलिंग तापमान का, बॉइलिंग टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए। अगर अंतर ही नहीं होगा तो कैसे सेपरेट करेंगे? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरीके का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या हो? जिसका तापमान, जो बॉइलिंग तापमान है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मेनली क्या होता है, सॉल्यूशन जो शो करता है नेगेटिव डेविएशन, तो वैसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। जैसे कि बात करें, हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले जब नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे थे वहां पे देखा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इस पे क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन ये बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है? तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट को लेकर तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा?
तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, वैसे सॉल्यूशंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। जैसे कि इथेनॉल और प्लस वाटर दोनों को मिलाया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों को मिलाया गया और इनको हीट किया जा रहा है। हीट इस तरीके से किया जा रहा है कि दोनों का सोल्यूशन कितना हो, 95% पे आ जाए, 95% इथेनॉल पे आ जाए। मतलब इथेनॉल और अल्कोहल वाटर को मिलाया, ठीक है, वाटर मिला रहे, हीट कर जा रहे हैं, उसमें से पानी हम उड़ाए जा रहे हैं। तो पानी उड़ा रहे हैं, बस उतने पे रोक देते हैं जब अल्कोहल जो है ना कितने पे आ जाए, 95% आ जाए। अब इसको हीट करते रह जाओ, क्या देखोगे, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये समय जो पहुंचा 95% जब अल्कोहल हो गया, अब इसमें से पानी हटाना जो है इम्पॉसिबल हो गया। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। और ये जो सोल्यूशन है ना ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इसमें सॉरी पॉजिटिव बॉइलिंग, इसमें जो है मेनली क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। काहे कि दोनों के बीच में ही हमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता हुआ दिखाई देगा। इथेनॉल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता हुआ दिखाई देगा और इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये एग्जांपल है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। सिमिलरली दूसरा जो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन जो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो बनाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो इसीलिए जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि ये जो है जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉर्मली कम हो जाती है। जैसे कि 68% नाइट्रिक एसिड को जब मिलाते हैं हम लोग जो है 32% पानी के साथ, तो ये दोनों में क्या दिखाता है, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली पानी में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब नाइट्रिक एसिड मिलाया गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाता है। ये हो गया एग्जांपल, 68% नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन 32% वाटर के साथ जो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। तो इस तरीके से जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दो चीजों को मिलाने में बॉइलिंग पॉइंट अगर घट जा रहा है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, दो चीजों को मिलाने में बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ जाता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो गया। और यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, जो कंपोजिशन है दोनों ही चीजों का वो सेम रह जाएगा, बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक बार जब हमने अल्कोहल को 95% कर दिया तो अब उसमें और हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये एजियोट्रॉप्स हो जाता है। तो ये हो गया आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग जो है कलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होता है कलिगेटिव प्रॉपर्टी? अब बात करते हैं कलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो कलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है वो सारी प्रॉपर्टीज जो निर्भर करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, तो उसको बोलते हैं कलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टी जो निर्भर करता है सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पे उसको कलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, बाकी और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है। कलिगेटिव शब्द जो है ये लैटिन शब्द से लिया गया है, जहां पे को का मतलब होता है बाइंडिंग, टुगेदर, और लिगेर जो होता है इसका मतलब होता है बाइंडिंग, तो टुगेदर बाइंडिंग। तो कलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या,
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सोल्यूशन जो बनाया गया उसमें टोटल कितने पार्टिकल, टोटल पार्टिकल्स बनते कैसे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के। तो इस कहने का मतलब ये होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पे निर्भर नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये निर्भर करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला क्या हो गया, तो पहला हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है जब भी हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी लिक्विड में तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आप सॉल्यूट को ऐड करते हो किसी लिक्विड में तो जो सोल्यूशन बनेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। पहले जितना हमें हीट करना पड़ता था, अगर उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, जब भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं सोल्यूशन में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोल देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें मान लो ये था लिक्विड, ठीक है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल जो है वो भाप बनाएगा और वापस आके सरफेस से टकराएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्योर लिक्विड है तो इसका प्रेशर पी नॉट, जो प्योर लिक्विड है इसका प्रेशर हो गया पी नॉट। अब हमने क्या किया, अब जो हमने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्यूट, कुछ भी सॉल्यूट, चीनी, नमक, कुछ भी हो सकता है, सुक्रोज वगैरह कुछ भी। तो जब सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो लिक्विड तो रहेगा, अब इसमें जो है बीच में आ गया सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है वो आ गया। अब अगेन मान लो पहले भी हम लोग 70 डिग्री पे हीट कर रहे थे, ठीक है, अब वापस से इसको हीट कर रहे हैं, वापस से 70 डिग्री पे ही, तो क्या लगता है अब जो प्रेशर बनेगा क्या सेम बनेगा, तो नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्योर लिक्विड रहा, जैसे पानी है, तो पानी अगर 70 डिग्री पे हीट करें तो कुछ प्रेशर बना रहा है पी नॉट, लेकिन जैसे हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है ना वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगेगा, खींचने लगेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से होगा ये कि भाप बनाने की जो इनकी क्षमता होगी ना वो कम हो जाएगी। हाँ, अब जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा हीट करेंगे तब जाके इतने के बराबर वो वेपर प्रेशर पहुंचेगा, अन्यथा उतना नहीं पहुंच पाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हीट कर रहे हो सॉल्यूट मिला के तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, कम इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो उसको भाप बनने ही नहीं देंगे, इसी कारण जो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा उसको बोल रहे हैं पी, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर पी, तो क्या होता है, राहुल समझ देगा कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर होता है पी नॉट काई। ठीक है, प्रेशर जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, प्रेशर निर्भर करता है पी नॉट और मोल फ्रैक्शन पे। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब यहाँ पे एक चीज जरा क्या ध्यान रखिएगा, जैसे कि जब मैं 1 लिखूं कहीं पर तो 1 का मतलब क्या हो जाता है, 1 का मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट, और अगर 2 लिख रहा हूं कहीं पर भी तो 2 का मतलब हो जाएगा सॉल्यूट। मतलब अगर मैं P1 कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे किसकी बात करें, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये किसके बराबर होता है, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट।
ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने सॉल्वेंट के रूप में लिखा। अब आपने पढ़ा था कि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है और दूसरा मोल फ्रैक्शन इसमें जो है सॉल्यूट का भी तो है। तो अगर हमें निकालना है तो chi1 प्लस chi2 कितना हो जाता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं chi2 लेने की कोशिश तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस chi2। तो ये हो गया प्रेशर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस chi2 निकाल देते ना, एक मिनट, chi1 निकालना है तो chi2 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस chi2। तो ये चीज हो गया, तो कितना हो गया P1 माइनस P1 नॉट, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे P1 इंटू 1 P1 नॉट, P1 इंटू chi2 P1 नॉट chi2। अब देखो क्या करते हैं ना, इसको जो है उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा P1 नॉट chi2 इज इक्वल टू P1 नॉट, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा P1, ठीक है, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन तो कितना हो गया P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है, रिलेटिव शब्द जहाँ भी आता है तो सोचो एक कंपैरिजन चल रहा है। रिलेशन तो कब तक आता है, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं मेनली, तो जब भी मतलब किसी का रिजल्ट आता है तो आप कंपेयर तो करने आते हैं कि कितना किसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो रिलेटिव का काम होता है कंपेयर करना एक के बच्चों को दूसरे से। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो किसको कंपेयर किया जा रहा है, मेनली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो शुरुआत में प्रेशर कितना था हमारा, जो प्योर लिक्विड था उसका प्रेशर था P नॉट, और फाइनली प्रेशर कितना बन गया, P बन गया। तो P1 नॉट माइनस P1 बटे, कंपेयर किससे करते हैं, कंपेयर करते हैं शुरुआती प्रेशर से। तो P1 नॉट, जहां भी नॉट है वो शुरुआती प्योर लिक्विड का प्रेशर हो गया। तो ये चीज, तो chi2 जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये चीज। तो यहां से पता चल रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग है, मतलब जो वेपर प्रेशर में कमी आई है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में कमी आई है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, वो किसके बराबर है, वो बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। 2 का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होता है, तो P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट, ये हो जाता है chi2 के बराबर। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से जो है निकाला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड में जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो घट जाता है, और वो कितना घटता है, तो वो घटता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। जो रिलेटिव लोअरिंग देखने मिलता है वो कितना होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। और मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स को मिलाकर। कभी भी क्या होता है ना, न्यूमेरिकल में जैसे सॉल्व करने आओगे तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, तो सॉल्वेंट जब ज्यादा मात्रा में है तो नीचे से हम सॉल्यूट को इग्नोर कर सकते हैं, तो N2 को आप हटा सकते हो अगर सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है तो, ठीक है। तो ये चीज, तो ये हो गया हमारा जो पहला कलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो हो गया, सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बात करें बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे कि अब तक हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट वो होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल करने लगता है। बट वो टेम्परेचर क्या है, कैसे पता चलेगा किस समय वो बॉइल कर रहा है। तो मेनली बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो कोई भी लिक्विड है, इसको हीट कर रहे हैं, अब हीट करते हैं तो होता क्या है, ये वेपर्स बनाता है, अंदर जो है ये वेपर्स वापस से जो है लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये वेपर जो है वापस से लिक्विड सरफेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर,
तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है, वेपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। बाहर से भी जो है एक प्रेशर एग्जर्ट होता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो है ये भी प्रेशर एग्जर्ट करता है जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम लोग कर रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, बेशक वो फील नहीं होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको सह ले रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर से लग रहा है वेपर प्रेशर, बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर एट विच atmospheric pressure is equal to vapor pressure is called boiling point। तो वो टेम्परेचर जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर रहता है वेपर प्रेशर के उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि सपोज करिए अगर व्यक्ति कोई जो पहाड़ों पर चला जाता है तो पहाड़ों के ऊपर क्या होता है कि प्रेशर जो है कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो अंदर से हल्का सा भी प्रेशर लगेगा ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, क्योंकि बाहर जैसे प्रेशर कम हो गया तो हल्का सा भी हीट करोगे तो उस प्रेशर को टच कर जाएगा। तो इसीलिए जो है माउंटेन एरिया में क्या होता है कि लिक्विड जो है बहुत जल्दी बॉईल करने लगता है, क्योंकि प्रेशर घट गया है बाहर वाला, तो इसलिए लिक्विड बहुत जल्दी बॉईल करता है और खाना अच्छे से नहीं पकेगा। इसलिए हायर एरियाज जो होता है, हायर एलिवेटेड एरियाज जो होते हैं वहां पर जो है प्रेशर कुकर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। नहीं तो नॉर्मली पकाया जाएगा तो जल्दी लिक्विड बॉईल कर जाएगा, खाना अच्छे से नहीं पकेगा। तो ये चीज है, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब बात क्या हो रहा है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब क्या हो गया, अगर ये लिक्विड है, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं सॉल्यूट, तो क्या होगा, तो होगा ये कि सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन में लिक्विड है और साथ ही साथ जो है इसमें सॉल्यूट भी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बन गया। अब होता क्या है, होगा ये कि मान लीजिए हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको भी हीट ही कर रहे हैं, इसको हीट करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो TB नॉट, प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TB नॉट। ओके, अब सोल्यूशन है, सोल्यूशन को भी हीट कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, मान लो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TB है, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज है। अब किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्योर लिक्विड वाला या फिर सोल्यूशन वाला। तो क्या देखोगे, जो प्योर लिक्विड होता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो टेम्परेचर है वो मान लो अगर ये 100 डिग्री पानी है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री बॉइल कर रहा है। अब इस पानी में मिला दिया है क्या, चीनी या नमक, कुछ भी ऐसा मिला दिया है, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो 100 डिग्री नहीं रहेगा, बल्कि अब ये जो सोल्यूशन बना ये बॉइल करेगा, हो सकता है 105 डिग्री पर, 110 डिग्री पर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है। अभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा क्यों, तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जब प्योर लिक्विड था तो वहां पे सिर्फ लिक्विड लिक्विड का इंटरेक्शन था, ठीक है। जब उसमें आ गया कोई अलग से थर्ड सब्सटेंस जो सॉल्यूट है वो आके मिल गया, तो क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है, लिक्विड जो स्केप कर रहा था, पहले पूरा सरफेस एरिया था जहां से लिक्विड आराम से भाप बन के भाग रहा है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो कम हो गया है, तो कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट ने कवर कर लिया और कुछ ही सरफेस एरिया बचा सॉल्वेंट के पास इवेपोरेट करने के लिए। तो एक तो सरफेस एरिया घट गया, ऊपर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है जिसकी वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है, तो अब इसको अगर भाप बनाना है तो हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाके ये भाप बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो ग्रेटर होता है प्योर लिक्विड के। जब भी ऊपर नॉट लिखा हुआ है तो नॉट पे जो शून्य होता है जीरो, तो ये जीरो क्या होता है कि प्योर बता रहे हैं, मतलब प्योर लिक्विड है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो सोल्यूशन का है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट प्योर लिक्विड। अगर हम यहाँ पे चेंज की बात करें, कितना तापमान में परिवर्तन आया है, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, तो कैसे निकालेंगे, तो चेंज निकालने का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। फाइनल कितना है TB और शुरुआती कितना था TB नॉट, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे। और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या देखा जाता है, जो ये चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है ये निर्भर करता है मोलालिटी पर।
चेंज इन टेम्परेचर जो आता है वो निर्भर किस पे करता है, निर्भर करता है मोलालिटी पर। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाते हैं तो हम ले लेते हैं एक कांस्टेंट, तो डेल्टा टीबी जो है ये केबी इंटू एम। केबी क्या है, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये सब कहा जाता है। तो डेल्टा टीबी हो गया केबी इंटू एम। अब मोलालिटी क्या होता है, अगर मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी का मतलब होता है, मोलालिटी क्या है, तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये हो गया, तो मोलालिटी की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा टीबी जो हो जाएगा ये कितना हो गया, केबी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से जो है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मोलर मास निकालें तो मोलर मास कैसे पता कर सकते हैं, तो जो मोलर मास होता है, मोलर मास कितना हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे इसको नीचे ले जाएंगे, तो मोलर मास जो हो जाएगा सॉल्यूट का वो निकाल सकते हैं केबी इंटू W2 बाय डेल्टा टीबी इंटू W1, 2 जो है सॉल्यूट के लिए और 1 जो है ये सॉल्वेंट के लिए। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी चीज का मोलर मास जो है निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेनली जो है डेल्टा टीबी, ठीक है, और ये हो गया मोलर मास। ओके, अच्छा यहाँ पे जो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है ये किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है सॉल्वेंट पर, ठीक है। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है ये निर्भर करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। ओके, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, ठीक है। और अगर इसका आपको निकालना हो यूनिट, तो यूनिट कैसे निकाल सकते हो, तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है क्या कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। तो यहाँ से अगर मैं के बी निकालू तो ये इधर आ जाएगा मोलालिटी, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल बाय मास, तो ये हो जाएगा केल्विन मोल पर केजी। तो केबी का यूनिट जो है केल्विन मोल पर केजी जो इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब भी प्योर लिक्विड में कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये हो जाता है, जैसे सपोज करो एक लिक्विड है, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है।
अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडक देंगे तभी फ्रीज होगा। तो इसको कूल कर रहे हैं जमाने के लिए, ठीक है। तो सपोज जैसे पानी है, पानी जो है फ्रीज कब होता है, तो पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसका अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको मैं लिख रहा हूँ TF0। प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF0। अब इसमें ऐड कर दिया गया सॉल्यूट, इसमें ऐड कर दिया गया सॉल्यूट, और सॉल्यूट मतलब कोई भी नमक या शुगर या कुछ भी जो मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद क्या होगा, ये बन गया सॉल्यूशन, ठीक। अब देखा क्या जाता है, वापस इसको फ्रीज कर रहे हैं, तो क्या अभी भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, तो देखा जाता है कि नहीं। अब जो ये 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि आपको तापमान अब और नीचे ले जाना पड़ेगा। हो सकता है -4, -2, -5। तो इस तरीके से तापमान जब और नीचे ले जाओगे तब जाके ये फ्रीज करेगा। मतलब क्या है कि जब भी सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये डिक्रीज कर जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का वो कम हो जाता है। तो जब भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर लिक्विड में, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो घट जाएगा। तो मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, TF, ठीक। तो अगर हमें चेंज देखना है तो चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज निकालने के लिए ज्यादा में से कम को घटा देंगे। अब शुरुआत में टेम्परेचर TF0 माइनस TF, ठीक है। ये और मान लो 0 डिग्री, ये कितना पे होगा, ये -4 -3 डिग्री पे जाए, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना हो गया, TF0 माइनस TF, ये हो गया चेंज। एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता ये किया गया कि जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये निर्भर करता है अगेन किस पे, मोलालिटी पर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट जो कि होता है Kc, वहां पे था Kb, यहाँ है Kc इंटू n। C को क्या बोलते हैं, Kc को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। Kc को कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये चीज है। अब मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अभी हमने देखा मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ दिस। तो यहां से आप जो है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हो लिक्विड का। अगर मोलर मास निकालना हो तो मोलर मास कैसे निकालते हो, इसको इधर लाओ, इसको नीचे ले आओ, तो Kc इंटू W2 बाय M2 इंटू W1। तो इस तरीके से जो है मोलर मास पता किया जा सकता है सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया मेरे लिए जो है तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं लिक्विड में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे चौथे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो इससे पहले हम एक वर्ड लिखते हैं ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मान लो कि दो सॉल्वेंट है, दो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन है, ठीक है। एक तरफ जो है हाई कंसंट्रेशन और एक तरफ जो है लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। इधर जो है हाई कंसंट्रेशन है
इधर जो है लो कंसंट्रेशन है। दोनों को सेपरेट किया गया है बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सॉल्वेंट को मूव करने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल को मूव नहीं करने देता है। जैसे कि ह्यूमन का जो स्किन है ये भी सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को बाहर आने देता है, कुछ चीजों को बाहर नहीं आने देगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि सर्टेन चीज, और सर्टेन चीज क्या है? लिक्विड को ही पास होने देगा, बट जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको पास नहीं होने देगा। तो देखा क्या जाता है कि इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करता है ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन को सेम किया जा सके। अब देखो कंसंट्रेशन क्या था? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी से, और मोलैरिटी क्या होता है? तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो मोल्स सॉल्यूट को तो जाने देगा नहीं, तो मोलैरिटी अब इस पर तो निर्भर करेगा नहीं इस केस में। तो मोलैरिटी निर्भर करेगा वॉल्यूम पर, कंसंट्रेशन निर्भर करेगा वॉल्यूम पर। अब मान लो इधर है हाई कंसंट्रेशन, इधर मान लीजिए 5 मोलर कंसंट्रेशन है, और इधर है मात्र 0.5 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। अब करना क्या है? दोनों को बराबरी कराना है। तो दोनों को बराबरी कराने क्या करना होगा? जो लो कंसंट्रेशन वाला है इधर कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा, और जो हाई कंसंट्रेशन वाला है उधर से कंसंट्रेशन घटाना होगा, तब जाके दोनों बराबरी पे आएगा। अब सोचो कंसंट्रेशन घटाने के लिए वॉल्यूम को क्या करना होगा? अब देखिए मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन उल्टा है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन घटाना तो वॉल्यूम बढ़ा दो ना, या फिर उल्टा ही बोल सकते हो, अगर वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा ना कि ये जो चीजें हैं जो लो कंसंट्रेशन पे है, ये क्या करेगा? इधर से पानी को मूव करेगा, इधर पानी मूव कर रहा है। क्यों? अगर मान लो जो पानी है सॉल्वेंट उसको कम कर रहा है, वॉल्यूम को कम करेगा, तो वॉल्यूम को जैसे जैसे कम करेगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। इधर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, और इसीलिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव करने लग जाता है सॉल्वेंट, लिक्विड पार्टिकल्स। तो ये चीज है, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो concentration to high concentration through semi-permeable membrane (SP). तो ऑस्मोसिस का मूवमेंट या फिर वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो सॉल्वेंट है वो मूव करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, तो ऑस्मोसिस हो गया। अब देखो पानी जो है लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं यहाँ पे जो है कि जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो रुक जाए। तो पानी इधर से इधर मूव कर रहा था, तो हम चाहते हैं कि पानी अब मूव ना करे, रुक जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हाई कंसंट्रेशन साइड है वहां पे लगा देंगे हम प्रेशर। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि पानी का जो बहाव है वो रुक जाए। तो उतना प्रेशर जितना इस पानी के बहाव को रोकने के लिए जरूरी होता है उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है प्रेशर तो वो प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है हाई कंसंट्रेशन साइड ताकि ऑस्मोसिस को रोका जा सके, ताकि फ्लो ऑफ वाटर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोका जा सके, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
और देखा क्या जाता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो जो पाई होता है ये निर्भर करता है मोलारिटी पर, ठीक है, कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। C इज फॉर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट मोलारिटी से करते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन पे निर्भर कर, यहाँ पे m में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे मोलर मास को, तो इसलिए m से नहीं शो कर रहे हैं, C को से शो कर रहे हैं कंसंट्रेशन, जिसका मतलब है मोलारिटी। तो पाई निर्भर करता है मोलारिटी पे, पाई निर्भर करता है टेम्परेचर पे, ये चीज है। और जब सबको जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है हमारे पास, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन पढ़ाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। और CR जो गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू अलग अलग आता है, ठीक है, यूनिट के अनुसार वो वेरी करते रहता है। तो पाई हो गया CRT, याद रख क्या यूज कर सकते हो 0.083, ठीक है, फिर 0.082, 8.314, तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरीके का आ रहा है। अगर आपका जो प्रेशर और ये सब जो दिया गया है ATM लीटर वगैरह में, तब हमें यूज करना है 0.083, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस तरीके से पाई हो गया CRT। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लेके चलोगे 0.083। ओके, तो मेनली गैस कांस्टेंट आता कहाँ से है, तो ये पिछले साल का एक चैप्टर था ना, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ से R निकालते हैं तो क्या हो जाता है PV/NT। तो अगर प्रेशर को आप ले रहे हो ATM में, वॉल्यूम को ले रहे हो लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स पर मोल, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर का हो गया केल्विन पर केल्विन। तो ATM वगैरह में लोगे ना, तो उस समय जो वैल्यू होता है वो होता है 0.082, तो 0.082 ATM पर लीटर पर मोल पर केल्विन। बार में ले रहे हो तो बार में आ जाएगा 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये चीज, तो ये वैरी करता है, कैसे कैसे यूनिट लेंगे, ATM की बार ले लिया तो वैरी कर गया, तो इस तरीके से, तो ध्यान रखना कुछ वैल्यूज। ओके, तो ये हो गया पाई इज इक्वल टू CRT, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो CRT के बराबर हुआ। अच्छा सोचो, अगर ये प्रेशर, जैसे तो रोकने के लिए प्रेशर दे तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर यहाँ पे दे दिए, मान लो यहाँ पे देना चाहिए था मान लो 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, लेकिन आपने 7 या 8 एटमॉस्फेयर, तब क्या होगा, तो होगा ये कि जो वाटर का जो मूवमेंट है, जो पहले इधर से इधर जा रहा था लो टू हाई कंसंट्रेशन, अब उल्टा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर मूव करने लग जाएगा। और जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको वो डायरेक्शन जो ऑफ ऑस्मोसिस जो होता है रिवर्स हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब क्या है, अगर आपने इतना प्रेशर दे दिया, जैसे पाई था, तो पाई क्या था, पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया रोकने के लिए, अब आपने इतना प्रेशर दिया है जो पाई से भी ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होता ये है कि जो वाटर का डायरेक्शन है ना वो उल्टा हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ जो है जाने लगेगा, ठीक है। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर किया जाता है तो सी वाटर में से पानी निकालने के लिए मेनली जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग प्योरिफिकेशन।
प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर जो है ये मैंने किया है, ठीक है। तो सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल, जैसे मान लो इधर है सी वाटर और इधर है प्योर पानी रख दिया, तो इतना प्रेशर दिया था ना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, तो सी वाटर से पानी मूव करने लगेगा, जो नमक है वो तो मूव कर, सी वाटर क्या, तो नमकीन पानी, तो जो पानी है वो तो मूव कर जाएगा और जो नमक है वो इसी साइड रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको सेपरेट किया जाता है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करके, रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके जो है सी वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, और इसे रिवर्स ऑस्मोसिस को लिखते हैं RO। तो जो RO का पानी होता है रिवर्स ऑस्मोसिस है एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखो क्या, कंसंट्रेशन के आधार पे अगर हम किसी चीज को, मीडियम को देखें, तो मीडियम को तीन तरीके से बांट सकते हैं। कंसंट्रेशन के आधार पे जो मीडियम होता है वो तीन तरीके से हो जाता है, जैसे कि जो नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड सेल होता है ना, नॉर्मल ह्यूमन के ब्लड सेल की बात करें तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम के अनुसार। तो नॉर्मल ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन है 0.9% मास बाय वॉल्यूम के अनुसार। सोचो आपने इस रेड ब्लड सेल को जो है एक मीडियम में रखा, रेड ब्लड सेल को एक मीडियम में रखा, और इस मीडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, तो जैसे अंदर कंसंट्रेशन कितना है 0.9%, तो बाहर की तरफ भी आपने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, सेम कंसंट्रेशन रख दिया। तो अगर आउटर मीडियम का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का दोनों अगर सेम है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को, इस तरीके के मीडियम को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक मीडियम या सॉल्यूशन, ठीक। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा ना कि अगर आपने इस सेल को डाल दिया तो उस केस में जितना पानी अंदर से बाहर ऑस्मोसिस के द्वारा, उतना ही पानी बाहर से अंदर, तो इक्वल मात्रा में पानी अंदर और बाहर होते रहता है। सोचो अगर एक जो किशमिश है, किशमिश को पानी डाल तो क्या होता है, तो किशमिश को पानी में डाल दिया जाता है तो वो धीरे धीरे स्वेल करेगा, फूल जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसे होता है नॉर्मली। अब मान लो सेम ब्लड सेल को आपने क्या किया, एक ऐसे कंसंट्रेशन में डाल दिया जिसका कंसंट्रेशन इसका 0.9% था, तो हो सकता है कि 5% सोल्यूशन हो जाए किसी चीज का, कोई बाहर चीज हो, ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, अंदर कंसंट्रेशन कम, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा। तो अगर सेल के मुकाबले बाहर के मीडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन या मीडियम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि कंसंट्रेशन का अंतर है, और अभी हमने देखा कि अगर कंसंट्रेशन का अंतर, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी कैसा है, सेमी परमेबल है, कुछ चीजों को अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करने का, मूव करने के लिए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है, तो यहाँ से जो पानी है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। तो सेल में से पानी जो बाहर निकल रहा है, और सेल में से पानी जब बाहर निकल जाएगा तो सेल कैसे, सेल पूरा फुला हुआ, पानी निकल गया, पिचक जाएगा, तो इसमें जो है सेल जो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। इसमें क्या होगा, सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा सेल, ठीक है। जैसे कि आम को जो धूप में रखें तो क्या होता है, पानी पूरा बाहर निकल गया, आम पूरा सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है। इसी तरीके से जो है जो अंगूर होता है, अंगूर को भी धूप में रख दो सूख जाएगा पूरा, क्यों, तो वाटर लॉस कर गया। तो हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, जो आउटर मीडियम का कंसंट्रेशन होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू सेल का कंसंट्रेशन, तो इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। सिमिलरली सेल का कंसंट्रेशन है 0.9% और बाहर जो सोल्यूशन हमने ले लिया वो हो गया 0.2% का। तो अब सेल के मुकाबले बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया है, तो सेल के मुकाबले जब बाहर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तब इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, कहां से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक पानी मूव करेगा, बाहर है लो, अंदर है हाई, तो पानी अब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। अब पानी जब बाहर से अंदर की तरफ सेल के, मान लो सेल छोटा सा, अब पानी जा रहा है अब्सॉर्ब कर, तो ये स्वेल कर जाएगा। इन दैट केस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल जो है ये स्वेल अप मतलब फूल जाएगा सेल,
जैसे कि किशमिश जो है, किशमिश को जब पानी में डाल रहे हैं तो क्या होता है, वो स्वेल कर रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मेनली जो है पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, और इसे पानी जो मूव करके अंदर की तरफ जा रहा है और उसको जो है फुला दे रहा है, स्वेल अप कर दे रहा है। इसी तरीके से अगर ज़्यादा नमकीन चीज़ हम लोग खाएंगे ना, ज़्यादा सॉल्टी सब्सटेंसेस ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि जो हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं ये स्वेल अप कर जाएंगे, सेल्स स्वेल कर जाएंगे, और इस वजह से जो मुंह थोड़ा फुला फुला सा दिखेगा। तो ये चीज़ है जिसको एडोमा कहते हैं मेनली, जो मुंह हाथ में सूजन दिखने को मिलता है ज़्यादा नमक के खाने से, तो ये चीज़ है। तो ये जो मेनली है 3 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन, सेल के मुकाबले बाहर का कंसंट्रेशन लगभग सेम है तो आइसोटोनिक, सेल के मुकाबले बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक, सेल के मुकाबले बाहर का कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फायदा दिखा जाता है बाकी सारे के मुकाबले, बाकी जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा ना, तो उन चारों के मुकाबले ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फायदा ये है कि इसके द्वारा हम मोलर मास पता करते हैं, प्रोटीन, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन सब चीजों का। क्यों फायदा है? फायदा ये होता है कि अगर थोड़ा सा भी हम प्रोसेस के दौरान बदलाव करेंगे तो वो बदलाव जो हमें अच्छा खासा नजर आता है अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, तो पाई होता है CRT, पाई होता है CRT, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी होता है गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, RT। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू RT। यहाँ से अगर मोलर मास निकालने जाएं तो मोलर मास हो जाएगा W2RT बाय M2 पाई, ये हो गया M2, अच्छा M2 निकाल V पाई ना, V पाई वॉल्यूम। तो मोलैरिटी निर्भर करता है वॉल्यूम पे, और हमें पता है कि वॉल्यूम निर्भर करता है टेम्परेचर पे। तो अगर हम टेम्परेचर में बदलाव करेंगे तो टेम्परेचर बदलाव करेंगे तो वॉल्यूम में बदलाव आएगा, और वॉल्यूम बदलाव आएगा तो वो हमें मोलैरिटी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन या फिर पॉलीमर्स, तो उन सब के अगर मोलर मास निकालना होता है तो ज़्यादातर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा निकालते हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स उनका अगर मोलर मास निकालना है तो ज़्यादातर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिएक्शन के दौरान कोई कंडीशन में बदलाव करेंगे तो वो बदलाव हमें मोलर मास में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बदलाव आएगा वो लार्ज बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये चीज, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये हो गया मेनली जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ ही साथ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए नॉर्मली ये चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तभी फॉलो होता है जब आयंस या जो भी सब्सटेंस है वो एसोसिएट या डिसोसिएट ना करे। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि NaCl है, NaCl को जब भी हम पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl टूट जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, आयनाइज कर जाता है। आयनाइज करता है, क्या बनाता है, Na+ और Cl-। तो होता क्या है कि अगर 1 मोल हम NaCl का ले रहे हैं तो 1 मोल NaCl पानी में टूट जाएगा और देगा 1 मोल सोडियम प्लस और 1 मोल जो है क्लोरीन। तो इधर हमको मिल रहा है 1 मोल NaCl और इधर मिलेगा 1 और 1 2 मोल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड हमको 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड हमको जो है 2 मोल देखने को मिल रहा है। तो डिसोसिएशन होगा तो मोल्स की संख्या बढ़ जाती है। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, तो जब 2 चीजें आपस में जुड़कर एक बन जाएगा तो वहां पे मोल्स की संख्या घट जाती है, पार्टिकल्स की संख्या घट जाती है। तो इसकी वजह से अगर हम इन चारों के द्वारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं या फिर मोलर मास निकाल रहे हैं तो उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का तरीका सीखा, अगर उन सारे सब्सटेंस में एसोसिएशन या डिसोसिएशन आता है, इन दैट केस अगर आप उसके द्वारा निकालोगे तो आपका आंसर गलत आएगा अगर कंडीशन हो जाए एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाला। काहे कि जब भी एसोसिएशन हो गया या डिसोसिएशन होगा तो उस केस में
मोल्स की संख्या पे असर पड़ जाता है। जैसे कि अगर 1 मोल NaCl टूट रहा है तो ये हमको 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, 1 मोल सोडियम का, 1 मोल क्लोरीन का, तो ये 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस वजह से जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में हम सीधे सीधे जो चारों फॉर्मूलाज हमने पढ़ा वो नहीं लगा सकते हैं जब भी कोई सब्सटेंस एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है सॉल्यूशन में। तो फिर क्या करेंगे? तो 1880 में एक व्यक्ति थे वैन हॉफ ने जो है इसके लिए एक तरीका बताया। जैसे पहला था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जहां पे हमने क्या देखा था, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो वैन हॉफ क्या कहते हैं, यहाँ बस आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, I। ठीक है, सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमने क्या था, डेल्टा TB जो होता है ये KB इंटू मोलालिटी होता है। वैन हॉफ क्या कहते हैं, इसको भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए जो कि है I। तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कितना था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KC इंटू M। यहाँ पर भी क्या करें, एक फैक्टर है I से मल्टीप्लाई कर दें। और चौथा जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पाई इज इक्वल टू CRT, यहाँ पर भी क्या करो, I से मल्टीप्लाई करो। अब ये I है क्या, तो इस I को बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। I क्या है, I होता है वैन हॉफ फैक्टर। ध्यान रखिए कब यूज करना है, जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन केस आता है तब हमें I का इस्तेमाल करना है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं आ रहा है तब I यूज करने की जरूरत नहीं है, तब सीरीज बना लो। ठीक है, तो ये चीज I क्या है, तो I होता है नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर एक और तरीका क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी by calculated colligative property। इसके अलावा I निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन by number of moles before association और डिसोसिएशन। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम निकाल सकते हैं मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला आपके पास क्या है, तो पहला है मोलर मास हो रहा है, ये वैन हॉफ फैक्टर। तो वैन हॉफ फैक्टर निकालने के लिए क्या है, एक तो हो गया कि नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा ना चारों, तो जो पहले बिना I के निकाल रहे थे मोलर मास, तो वो होता है एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मली जो होता है और जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको नीचे रख देते हैं। दूसरा है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मली जो देखा जाता है, और कैलकुलेटेड जो जैसे chi2 यहाँ से निकाल रहे हो, या फिर जो है डेल्टा TB ऐसे निकाल रहे हो, तो डेल्टा तो जो यहाँ से सॉल्व करके निकालते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है उस सब्सटेंस के बारे में। तीसरा हो गया नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे कि सपोज करिए NaCl है, तो NaCl जब टूट रहा है तो ये बन जाता है Na+ और Cl-। अब देखो टूटने से पहले इधर कितना मोल आपको दिखाया था, तो इधर है 1 मोल, और टूटने के बाद 1 मोल ये 1 मोल ये, तो टोटल क्या मोल हो गया, 2 मोल। तो अगर आपको I निकालना है तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 2 है बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 1 है,
तो वेंटो फैक्टर 2 हो जाएगा। तो ये तुमको कैलकुलेट करके निकालना होगा। ये आपको सीधे सीधे अगर सब्सटेंस आयनाइज या डिसोशिएट हुआ तो वैसे आप पता कर सकते हो देख कर ही। जैसे कि बात करेगा मैग्नीशियम सल्फेट हो जाए, तो मैग्नीशियम सल्फेट को अगर ये करना हो, ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा Mg+2 और साथ ही साथ जो है सल्फेट। तो यहाँ भी 1 मोल ये है और ये 2 मोल बन रहा है। तो इस तरीके से इसका भी फैक्टर निकालो बेंटो फैक्टर, तो आई कितना हो जाएगा 2/1, तो 2 हो जाएगा इसका बेंटो फैक्टर। तो इस तरीके से जो बेंटो फैक्टर निकाला जाता है। तो ये है चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन, और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।